आज 24 जून 2025 को जब जंग के नगाड़े पहले से ज्यादा तेज बज रहे हैं, यह मानना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ईरान और इजराइल कभी पार्टनर थे। ये किसी दूर भूले हुए सदी में नहीं, बल्कि महज कुछ दशक पहले की बात है। 1979 से पहले शाह के राज में ईरान मध्य पूर्व में इजराइल के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। वे खुफिया जानकारी शेयर करते थे, ट्रेड करते थे और आसपास के अरब राष्ट्रवादी देशों में एक कॉमन दुश्मन देखते थे। यह आपसी हितों पर बना एक प्रैक्टिकल रिश्ता था, एक शांत गठबंधन जिसने इस रीजन को ऐसे तरीकों से शेप किया जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तब दुनिया अलग थी और इन दोनों देशों की प्राथमिकताएं भी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के साथ सब कुछ बदल गया। इस घटना ने सिर्फ शाह को नहीं हटाया, इसने ईरान की पहचान और दुनिया में उसकी जगह को पूरी तरह से फिर से डिफाइन किया। अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में नई सरकार, क्रांतिकारी शिया इस्लाम और एक मजबूत एंटी इंपीरियल, एंटी वेस्टर्न विचारधारा की नींव पर बनी थी। इस नई सोच में इजराइल अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं रहा, इसके बजाय इसे लिटिल सैटन का नाम दिया गया, एक गैर कानूनी एंटिटी और मुस्लिम दुनिया के दिल में अमेरिकी प्रभाव का एक आउटपोस्ट। दोस्ती रातों रात एक कड़वी और वैचारिक दुश्मनी में बदल गई। यह बदलाव सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, यह ईरानी विदेश नीति का मुख्य पिलर बन गया। इजराइल मुर्दाबाद का नारा तेहरान में गूंजने लगा और एक नॉन नेगोशिएबल सिद्धांत बन गया। नए इस्लामिक रिपब्लिक के लिए इजराइल का अस्तित्व ही एक अपमान था। संघर्ष एक जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन से जीरो सम आइडियोलॉजिकल बैटल में बदल गया। ईरान ने खुद को रेजिस्टेंस एक्सिस का लीडर मानना शुरू कर दिया, जो इजरायली और अमेरिकी ताकत को इस रीजन में चुनौती देने के लिए समर्पित राज्यों और मिलिटेंट ग्रुप्स का एक गठबंधन था। यह वह लम्हा था जब मौजूदा संघर्ष के बीज बोए गए थे, एक ऐसा संघर्ष जो हर साल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक होता गया है। इस नई दुश्मनी का मुख्य केंद्र फिलिस्तीनी मुद्दा था। जबकि शाह के ईरान ने इजराइल के साथ शांत संबंध बनाए रखे थे, इस्लामिक रिपब्लिक ने फिलिस्तीनी संघर्ष को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में चैंपियन बनाया। यह सिर्फ एकजुटता के बारे में नहीं था, यह मुस्लिम दुनिया भर में समर्थन जीतने और इजराइल के प्रति अपने विरोध को सही ठहराने का एक पावरफुल टूल था। फिलिस्तीनी अधिकारों के सच्चे रक्षक के रूप में खुद को पेश करके ईरान ने उन अरब राज्यों की वैधता को चुनौती दी जिन्होंने इजराइल के साथ शांति स्थापित की थी। इस नीति ने एक लंबी और खूनी प्रॉक्सी वॉर के लिए मंच तैयार किया, जहां युद्ध का मैदान ईरान या इजराइल में नहीं, बल्कि बीच की जमीनों में होगा। दशकों तक ईरान इजराइल संघर्ष एक शैडो वॉर था, जो इनडायरेक्टली इंटरमीडियरीज और गुप्त ऑपरेशंस के जरिए लड़ा गया था। सीधे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचा गया, लेकिन हिंसा रियल और लगातार थी। ईरान ने मध्य पूर्व में प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क तैयार किया, जिनमें सबसे खास लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और सीरिया और इराक में विभिन्न मिलिशिया थे। इन ग्रुप्स को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा हथियार, फंड और ट्रेनिंग दी गई। वे ईरान के भाले की नोक बन गए, जिससे उसे पूरी तरह से युद्ध का खतरा उठाए बिना इजरायली हितों पर हमला करने की इजाजत मिली। इस स्ट्रैटेजी ने इजराइल के चारों ओर आग का एक लगातार घेरा बना दिया। इजराइल के लिए प्राइमरी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जल्द ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन गया। इजरायली नेताओं का लंबे समय से मानना रहा है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान एक ऐसी सरकार के नेतृत्व में जो खुले तौर पर उसके विनाश की बात करती है, एक अस्वीकार्य वास्तविकता है। इस डर ने 2 दशकों से ज्यादा समय से इजराइल की विदेश और मिलिट्री पॉलिसी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इजराइल ने इस प्रोग्राम को धीमा करने के लिए खराब करने, साइबर अटैक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की टारगेटेड हत्याओं का एक लगातार अभियान चलाया है। ये गुप्त कार्यवाहियां, जबकि अक्सर कम समय में सफल रहीं, ने अविश्वास और बदले की भावना के चक्र को और गहरा किया है, जिससे दोनों पक्ष एक खतरनाक रास्ते पर और आगे बढ़ गए हैं। शैडो वॉर के कई फ्लैश पॉइंट रहे हैं। 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में IRGC क्वद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या एक बड़ी एस्केलेशन थी। सुलेमानी ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के आर्किटेक्ट थे और उनकी मौत एक बड़ा झटका थी। फिर 2023 से 2024 का विनाशकारी गाजा युद्ध आया, जो जबकि इजराइल और हमास के बीच लड़ा गया था, उसे बड़े ईरान इजराइल संघर्ष का एक और मोर्चा माना गया। युद्ध ने हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर किया, जिन्हें हजारों नुकसान हुआ,
लेकिन इसने पोजीशंस को भी सख्त किया और क्षेत्रीय तनाव को उबलते बिंदु तक भड़का दिया, जिससे सीधे टकराव की संभावना पहले से कहीं ज्यादा हो गई। इस पूरे समय में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, मुख्य रूप से ईरान न्यूक्लियर डील के जरिए, जिसे JCPOA भी कहा जाता है। हालांकि डील के खत्म होने और बाद के डिप्लोमेटिक प्रयासों की विफलता, जैसे कि 2025 के मध्य में नाकाम बातचीत, ने एक वैक्यूम छोड़ दिया। जैसे जैसे डिप्लोमेसी फेल हुई, ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर दिया, एक न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता के खतरनाक तरीके से करीब पहुंच गया। इजराइल के लिए यह एक रेड लाइन थी। शैडो वॉर, जो कभी संघर्ष को मैनेज करने का एक तरीका था, अब काफी नहीं था। शैडोज को पीछे हटने और संघर्ष को सीधे टकराव की सख्त रोशनी में आने के लिए मंच तैयार था। साल 2024 और 2025 ने इस लंबे समय से चले आ रहे ड्रामे में एक खतरनाक नया चैप्टर शुरू किया। शैडो वॉर के अनकहे नियम टूट गए थे। पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधे बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बड़ी संख्या में दागी गई, जबकि इजराइल और उसके सहयोगियों, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जॉर्डन शामिल हैं, ने इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्टाइल्स को सफलतापूर्वक रोक दिया। साइकोलॉजिकल बैरियर टूट गया था। ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला करने की अपनी इच्छा और क्षमता का प्रदर्शन किया। संघर्ष अब लेबनान या सीरिया में प्रॉक्सी के जरिए नहीं लड़ा जा रहा था। यह अब एक सीधा स्टेट ऑन स्टेट कन्फ्रंटेशन था। इजराइल की प्रतिक्रियाएं कैलकुलेटेड लेकिन मजबूत थीं। उसने ईरान के अंदर मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ सटीक हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक न्यूक्लियर साइट के पास एक सेंसिटिव एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करना भी शामिल था। मैसेज क्लियर था, इजरायली मिलिट्री पहुंच ईरानी क्षेत्र में गहराई तक घुस सकती है। इस जैसे को तैसा की अदला बदली ने एक खतरनाक नया नॉर्मल बना दिया। जैसा कि हम जून 2025 में यहाँ खड़े हैं, सिचुएशन एक बारूद का ढेर है। इस महीने की शुरुआत में 13 जून को खबरों में एक बड़े इजरायली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का विवरण दिया गया था, जो एक आसन्न ईरानी हमले के बारे में खुफिया जानकारी के जवाब में शुरू किया गया था। दुनिया अब सांस रोके हुए है, ईरान के वादे के बदले का इंतजार कर रही है। एस्केलेशन को न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के पूरी तरह से खत्म होने से बढ़ावा मिला है। मई 2025 में 5 दौर की तनावपूर्ण बातचीत फेल होने के बाद, जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो तेहरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हटने की धमकी दी है। यह प्रभावी रूप से उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर सभी इंटरनेशनल निगरानी को खत्म कर देगा। एक ऐसा कदम जिसे इजराइल ने कहा है कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस कम्युनिटी अब व्यापक रूप से मानती है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार के लिए सभी जरूरी कंपोनेंट्स हैं और वह कम समय में एक को इकट्ठा कर सकता है। इस वास्तविकता ने इजराइल को मजबूर कर दिया है, जिससे प्रोग्राम को खत्म करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी लग रहा है। मानवीय और मिलिट्री कैलकुलेशन भी बदल गए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी भविष्य के हमले में सिर्फ IRGC ही नहीं, बल्कि उसकी कन्वेंशनल आर्मी आर्टेश भी एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर में शामिल होगी। यह कथित इजरायली हमले में कई आर्टेश अधिकारियों की हालिया हत्या के बाद हुआ है, जिससे दोनों मिलिट्री ब्रांचों को बदला लेने की तलाश में एकजुट किया गया है। इस बीच फारस की खाड़ी में कमर्शियल शिपिंग को खतरों के बारे में अमेरिकी और ब्रिटिश चेतावनियां और ज्यादा जरूरी हो गई हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक में अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम करना शुरू कर दिया है। हर संकेत एक ऐसे रीजन की ओर इशारा करता है जो एक बड़े पैमाने पर युद्ध के कगार पर है। एक ऐसा युद्ध जो पहले देखे गए किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। ईरान इजराइल संघर्ष कोई दूर का अलग थलग विवाद नहीं है। यह ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल फॉल्ट लाइन है, जिसमें बड़ी विश्व शक्तियां परिणाम में गहराई से शामिल हैं। एक तरफ इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स, अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी, से अटूट मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी यूरोपीय शक्तियां भी ज्यादातर इजराइल के साथ खड़ी हैं। हालांकि लंबे और क्रूर गाजा युद्ध से सपोर्ट पर तनाव आया है। ये वेस्टर्न ब्लॉक इजराइल को एक डेमोक्रेटिक पार्टनर के रूप में देखता है और ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय आक्रामकता को इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्थिरता के लिए एक गहरा खतरा मानता है। दूसरी तरफ ईरान को अपने एक शक्तिशाली गठबंधन का सपोर्ट हासिल है। रूस और चीन ने लगातार यूनाइटेड नेशंस में ईरान को सख्त प्रतिबंधों से बचाया है और उसे इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस प्रदान की है। मॉस्को और बीजिंग के लिए
ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण काउंटरवेट है। वे तेहरान में सरकार को गिरते या अपमानित होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि यह यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत होगी। यह ग्लोबल बैकिंग दोनों पक्षों को बढ़ावा देती है, एक क्षेत्रीय संघर्ष को कोल्ड वॉर की याद दिलाते हुए बड़ी शक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड में बदल देती है। इस संघर्ष का सबसे तत्काल ग्लोबल इंपैक्ट एनर्जी मार्केट्स में महसूस किया जाता है। फारस की खाड़ी और खास तौर पर हॉर्मुज की संकरी जलड मरुमध्य, जिससे दुनिया की तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है, ईरान का बैकयार्ड है। कोई भी बड़ा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन लगभग निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण ग्लोबल कॉमर्स की धमनी को बाधित करेगा। संघर्ष का खतरा भी तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देता है, जिससे दुनिया भर में ईंधन की लागत में वृद्धि, मुद्रास्फीति और इकोनॉमिक अस्थिरता आती है। एक पूर्ण युद्ध ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है, जिससे डेवलप्ड देशों से लेकर सबसे गरीब राज्यों तक हर देश की इकोनॉमी प्रभावित होगी। आखिरकार यह संघर्ष इसलिए मायने रखता है क्योंकि शांति अविभाज्य है। ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध सीमित नहीं रहेगा। यह अनिवार्य रूप से पड़ोसी देशों को खींच लेगा, पूरे रीजन में सांप्रदायिक हिंसा भड़काएगा, एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा करेगा और चरमपंथी समूहों को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करेगा। झटके पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर देंगे और ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाएंगे। इसलिए इस संघर्ष को बेकाबू होने से रोकना सिर्फ एक क्षेत्रीय चिंता नहीं है, यह एक ग्लोबल जरूरत है। आगे का रास्ता खतरों से भरा है और आने वाले दिनों में तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन में लिए गए फैसले लाखों लोगों की किस्मत तय करेंगे।